हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हमने गॉस थ्योरम के फर्स्ट एप्लीकेशन को कवर किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, जिसके कारण किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने जाना था। ठीक है, आज की क्लास में हम गॉस थ्योरम के सेकेंड एप्लीकेशन की स्टडी करेंगे और गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, जिसके कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हम मान लेते हैं वी हैव कंसीडर, लेट कंसीडर वी हैव इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, एक हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। ये जो प्लेन शीट है इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, वैसे इस साइड भी इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। जब भी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, तब हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जो कि सिमेट्रिकल होना चाहिए और उसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी डेस और इस पॉइंट को नाम दे दिया पी। ठीक है, इस पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है, मतलब जो पी पॉइंट है वो शीट से आर डिस्टेंस पर हमने इसे माना है। ठीक है, मतलब सीट कुछ ऐसी रखी हुई है। ठीक है, इस टाइप की सीट रखी हुई है, इस सीट से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है। ठीक है, दोनों साइड यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या रहेगा? आर रहेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। डायग्राम को बनाते जाइए मेरे साथ साथ। हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर किया है? सिलेंड्रिकल। ठीक है, लेट कंसीडर अ गॉसियन सरफेस जो कि कैसा रहेगा? सिलेंड्रिकल रहेगा। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो कि सिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए गॉसियन सरफेस। और वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट of Gaussian surface.
गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इस टाइप का हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब यहां पर इसे सरफेस, जो इसका सरफेस एरिया है सिलेंडर का, इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। पहले ये वाला जो सरफेस एरिया है सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, यहां से यहां तक का, इसे हम मान लेते हैं S1। ठीक है, इसका सरफेस एरिया हम मान लेते हैं S2 और इसका सरफेस एरिया हम मान लेते हैं S3। ठीक है, आ रही बात समझ में? यदि हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा कुछ। ठीक है, और इस P डैश पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो हर एक सरफेस पे, S1 सरफेस पर, S2 सरफेस पर और S3 सरफेस पर हमें एरिया वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर कैसे कंसीडर करते हैं? जैसे यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट पर यदि हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर हमेशा कैसा रहता है? सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। और ये 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो हमेशा एरिया वेक्टर कैसा रहेगा? आउटवर्ड रहेगा। इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर नहीं हो सकता, ये मैंने पहले ही बताया था, ये इनवर्ट डायरेक्शन हो जाएगा। 3D क्लोज सरफेस में हमेशा, 3D सरफेस में या क्लोज सरफेस में हमेशा एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया एरिया वेक्टर ds1, फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर ds1। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा यहाँ पर? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, उसी तरीके से S2 सरफेस की बात करें, ये हमारे पास S2 सरफेस है। यहाँ पर यदि हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मैंने पहले यहाँ पर बता दिया है कि इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। ठीक है, और एरिया वेक्टर इस पॉइंट में कैसा रहेगा? इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एरिया वेक्टर ds। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और यही रहेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे कौन सा सरफेस है? S2 सरफेस है। ठीक है, आई बात समझ में? दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा और दोनों का डायरेक्शन सेम रहने के कारण यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, ये सिलेंडर का सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, जो कि कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर रहेगा। वैसे यहाँ पर इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा एरिया वेक्टर रहेगा। ठीक है, यदि S3 की बात करें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम मान लेंगे ds2 और इसके लिए मान लेंगे ds3। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? डायग्राम नोट कीजिए और जो मैंने लिखा है उसे नोट करिए। इसके बाद इसका हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन इसका बहुत ही आसान है। टोटल फ्लक्स coming out from Gaussian surface is equal to phi e। ठीक है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा उसे हमने मान लिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू फाई ई। फाई ई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर तीनों सरफेस से, S1 सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है, फिर S2 से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है और S3 से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है, तीनों सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को सम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ S1 सरफेस E ds 1 cos थीटा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके पहले वाले एप्लीकेशन में मैंने काफी डिटेल में बताया, यदि आप उसको देख लेंगे तो ये जो टॉपिक है ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं E ds1 cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds1 cos थीटा। ठीक, इसके बाद हम
सेकेंड सरफेस एरिया की बात करेंगे, H2 सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, EdS2 cos थीटा, ठीक है। एंड H3 सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, EdS3 cos थीटा, ठीक है। आ रही बात समझ में, इतनी बातें क्लियर हुई। नाउ वी नो दैट for S1 surface, for H2 surface and for H3 surface, तीनों सरफेस में हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है। तो फॉर S1 सरफेस, S1 सरफेस में आप देखिए, S1 सरफेस ये है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इस सरफेस एरिया में DS1 और E1 दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। DS1 और E आपस में परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 90 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 रहेगी। फॉर H2 सरफेस के लिए देखिए, H2 सरफेस के लिए हमारे पास है DS2 एरिया वेक्टर, ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, ठीक है, दोनों पैरेलल है। H2 सरफेस कहाँ है, ये H2 सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हमारे पास एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। आ रही बात समझ में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। उसी तरीके से S3 सरफेस में भी DS3 पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, यहाँ पर भी एंगल कितना बनने वाला है, 0 बनेगा, ठीक है, इतना नोट करिए। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर देखिए ध्यान से, फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। EdS1 cos 90, ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस के लिए, प्लस सेकेंड सरफेस H2 EdS2 cos 0 एंड थर्ड सरफेस है हमारे पास S3 EdS3 cos 0, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, इसे नोट करिए। फाई ई इज इक्वल टू, यहां पर देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos यहाँ पे भी cos 0 इसकी वैल्यू भी 1 होती है, लेकिन cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो हमारे पास केवल ये 2 टर्म बचेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ EdS टू cos थीटा की जगह cos 0 की जगह 1 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EdS3, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, नोट करिए इसे। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी कांस्टेंट रहेगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ई को हम बाहर ले लेंगे। ई इंटीग्रेशन ऑफ H2 DS2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ H3 DS3, ठीक है। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई, इसका सरफेस एरिया हम मान लेते हैं H2, ठीक है, इसका सरफेस एरिया H2, टोटल सरफेस एरिया जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप
dH2 का, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा H2 प्लस E H3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने पर टोटल सरफेस एरिया आएगा H3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब डायग्राम में ध्यान से देखिए, H3 और H2 दोनों का सरफेस एरिया इक्वल होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू H। ठीक है, ये दोनों एक सिलेंडर के सर्कल है। ठीक है, ये भी ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है, ये भी ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है, और ये सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट है, तो दोनों का सरफेस एरिया इक्वल रहेगा। तो हमने मान लिए H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू H। ठीक है, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे H2 और H3 की जगह S। ठीक है, तो हमारे पास फाई की वैल्यू हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू ES प्लस ES इज इक्वल टू 2ES। ठीक, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? नोट करिए इसे। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, Q यहाँ पर क्या है? चार्ज। हम यहाँ पर जो चार्ज है इसे हम मान लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? Q। ठीक है, आ रही बात समझ में? टोटल चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों भी फाई E है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। नाउ फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फाई इज इक्वल टू फाई E तो 2ES इज इक्वल टू हो जाएगा 2ES इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू Q अपॉन 2S एप्सिलॉन। ठीक है, आ रही बात समझ में? E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 2S जो है ये भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा नीचे। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। नाउ इतना नोट करिए, we know that surface charge density of sheet is equal to sigma we know that सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, इस सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान ली है सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया को हमने किससे डिनोट किए? एस से डिनोट किए हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एस का यूज करेंगे। यदि ए का यूज करते शुरू से तो ए का यूज करते। ठीक है, तो ये जो सरफेस एरिया है ये किसका सरफेस एरिया है? सीट का सरफेस एरिया। और सीट का कितना सरफेस एरिया? ये वाला सरफेस एरिया जो इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसका सरफेस एरिया यदि एस है, इसका भी सरफेस एरिया एस था, इसका भी सरफेस एरिया एस था, तीनों के इक्वल, तीनों के सरफेस एरिया सेम है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहां से हम एक क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एस। ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ we get इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q की जगह हम रख देंगे सिग्मा S डिवाइड पे हो जाएगा 2S एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस यही हमको लाना था।
ये आ गई हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, इतना नोट करिए, न्यूटन पर कूलम। आई होप कि आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।